जितने भी आदिवासी हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे आजकल तो मुस्लिम भी बहुत सारे क्लेम करने लगे हैं कि हम भी आदिवासी हैं, तो वो सबको मिला है। इस पे आपका क्या तर्क है? जब भी किसी का जन्म होता है आदिवासी समाज में भी उसके जन्म संस्कार होते हैं, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। मतलब इस जन्म संस्कार जैसे कान भेदी, छठी, जो कि सनातनी समाज में भी होता है जन्म संस्कार, और जन्म संस्कार के बाद ही आदिवासी जो है अपने पूर्वज से जुड़ता है, अपने रीति रिवाज, अपने धर्म, अपने आस्था, अपने देवताओं से जुड़ता है इसी जन्म संस्कार के बाद। तो जन्म से वो आदिवासी नहीं होता, जन्म संस्कार से वो अपने समाज से जुड़ता है। और ईसाइयों का जन्म संस्कार क्या होता है? बपतिस्मा, जिसके आधार पर वो किससे जुड़ते हैं? वो प्रभु यीशु से जुड़ते हैं, और इजराइल में जो उनके पूर्वज हैं वो उनसे जुड़ते हैं। आप उसको इस प्रकार से समझें, क्या आपके चर्च में अगर आपके फादर का धर्मांतरण हो जाता है, पादरी का धर्मांतरण हो जाता है, तो क्या वो चर्च में पादरी रहेंगे? क्या रहेंगे वो पादरी? तो हमारा पाहन का अगर धर्मांतरण हो गया है तो वो पाहन पद क्यों नहीं छोड़ रहा है? उसी तरह से आपके बहुत सारे ईसाई संगठन हैं, उसमें क्या एक भी सरना पदाधिकारी है? क्योंकि आपके ईसाई संगठन में आपको अपने बाइबल के कैनन्स के, आपका जो भी नियम है उसके अनुसार आपको संगठन चलाना है। कि ईसाई धर्म में तो कोई जाति का प्रावधान ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है। क्या ईसाई में कोई गोत्र होता है? क्या ईसाई धर्म में गोत्र के आधार पे नियम कानून को मान्यता दी गई है कहीं भी? तो सबसे बड़ा धर्म है आज दुनिया में, और सबसे मैं कहूंगी सशक्त भी धर्म माना जाता है, बहुत डेवलप्ड है, बहुत विकसित है। जितने भी देश हैं जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, तो आप एक मुख्य धारा धर्म से जुड़ रहे हैं, जहां आपको संगठित लाभ मिल रहा है, संस्थागत लाभ मिल रहा है। आप फिर कैसे दावा कर सकते हैं कि आप पिछड़े हैं और आप मुख्य धारा से अलग हैं? कि डिलिस्टिंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक प्रकार से इसे अन्यथा ना लिया जाए, लेकिन मैं एक प्रकार से कहूंगी कि ये कल्चरल हेजेमनी हो रहा है, और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठी, ये मुद्दा पूरे देश ने स्वीकार किया है कि बहुत गंभीर है, इस पर जरूर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इसे रोकथाम होनी चाहिए। उतना ही गंभीर मुद्दा है सांस्कृतिक घुसपैठ, क्योंकि ये भी जो हमारी आदिवासी संस्कृति है, जो कि भारत देश की आत्मा है, उसमें तेजी से बदलाव ला रही है। हमारे आने वाली पीढ़ियों को शायद याद भी ना रहे कि असलियत क्या था। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, देश में लगभग 12 करोड़ आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन उन 12 करोड़ लोगों का मीडिया में कितना कवरेज होता है? मैं अगर कहूं तो सबसे ज्यादा अगर इस वक्त खबर कहीं है तो वो देश के उन ट्राइबल इलाकों से खबर है। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट की बात कर लें, या फिर झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की बात कर लें, या फिर राजस्थान या गुजरात के ट्राइबल इलाकों की बात कर लें। लेकिन पता नहीं क्यों उन विषयों को छूना मुख्य धारा की मीडिया पसंद नहीं करती। शायद टीआरपी नहीं मिलता होगा, शायद बाजार नहीं होगा, मार्केट स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता होगा। लेकिन आज हम एक ऐसे विषय पर और एक ऐसे व्यक्ति के साथ मुलाकात कर रहे हैं जो स्वयं अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है और बहुत ज्यादा काम कर रही है जमीन पर, खास करके ट्राइबल इलाकों में। हमारे साथ निशा उरांव जी हैं। निशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार जोहार। सबसे पहले तो बाहर के लोग जानते नहीं हैं, हम लोग जान रहे हैं कि निशा उरांव कौन है। ज्यादा से ज्यादा लोग अगर जानते हैं तो हाँ, आईआरएस हैं, और जो पूर्व वित्त मंत्री थे झारखंड के, उनकी बेटी हैं। सबसे पहले अपने बारे में बताइए कि कहाँ से पढ़ाई लिखाई हुई, बैकग्राउंड क्या है? जी, मैं निशा उरांव हूँ। मैं इंडियन रेवेन्यू सर्विस से हूँ, और मैं वर्तमान में आयकर आयुक्त के रूप में मेरा अभी प्रमोशन हुआ है जी। और मैं झारखंड से ही हूँ, और अपने व्यक्तिगत स्तर पे मैं कई सामाजिक आंदोलन से भी जमीनी स्तर पे जुड़ी हुई हूँ। और साथ में जैसे मेरे परिवार की पृष्ठभूमि की आपने अभी चर्चा की, तो मेरा परिवार ही जो है सामाजिक काम से जुड़ा रहता है। एक वीडियो आपका वायरल हुआ जी, और पूरे देश में वायरल हुआ, जहां आप आदिवासी समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ, शायद वो पाहन होंगे या फिर मुखिया होंगे, ग्राम प्रधान होंगे,
उनको आप कुछ बता रही थी, वो घटना क्या है, वो जो वायरल हुआ था उसके पीछे की कहानी क्या है उस वीडियो की? जो नमक वाली, हाँ हाँ पेड़ में नमक वाली, हाँ। जी जी जी। जो हमारे पारंपरिक आंदोलन जो हम लोग जमीनी स्तर से जुड़कर कर रहे हैं, तो उसी क्रम में हम लोग अलग अलग गांव में जाकर लोगों से मिलते जुलते रहते हैं। उसी क्रम में एक हम लोगों ने मेला का आयोजन किया था और उसमें मैंने ये बातें कही थी। और ये उस मेला में जो समाज के पारंपरिक जो समाज है उसके ग्राम प्रधान, पाहन, इस जो पदाधिकारी और गांव के जो सामान्य जो गांववासी हैं वो सारे लोग वहां थे और वो सभी मुझे सुनना चाह रहे थे। तो मैंने ये सारी बातें कही थी और विशेषकर मैंने परंपरा संरक्षण पर बहुत जोर दिया था, क्योंकि हम लोग ये चाह रहे हैं, जो मैं और मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, अगुआ, पारंपरिक अगुआ जो जुड़े हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जानकारी, पेशा कानून से संबंधित जानकारी नीचे जमीनी स्तर तक गांव वालों तक पहुंचाएं और सरल भाषा में उन तक पहुंचाएं, ताकि वो अपने अधिकारों के बारे में जान सकें और अपने संवैधानिक अधिकारों को जब वो अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो उसका उपयोग कर पाएंगे। इस प्रकार से उनका सशक्तिकरण होगा और सबसे जरूरी बात है, सशक्तिकरण के साथ, विकास के साथ उनकी परंपरा भी सुरक्षित रहेगी। आज के दौर में आपको क्या लगता है, चूंकि आप खुद आदिवासी समाज से आती हैं, आदिवासियों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या है? आदिवासियों के पास आज जो आज बदलता हुआ युग है, तेजी से बदल रहा है समय, आधुनिकीकरण हर जगह हो रहा है, और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती जो आदिवासी के सामने है वो है उसकी पहचान। आप देखिए, मौखिक संस्कृति है आदिवासी समाज के पास और सदियों से ये मौखिक संस्कृति वो निभाते आ रहे हैं। बल्कि मैं कहूंगी, आप सोचिए कि वो कितने साहसी हैं और कितने समर्पित हैं कि वो इतने सदियों से मौखिक रीति रिवाज के आधार पर, और इतने प्रलोभन है समाज में उनके चारों तरफ, इतने सारे प्रलोभन, इतने लोभ, लालच, उन सब को नजरअंदाज करते हुए अपने परंपरा को बड़े प्यार से, समर्पण से बचा कर रखे हैं। तो सबसे बड़ी चुनौती जो आज है वो है परंपरा का संरक्षण और साथ में विकास। विकास यानी जो पेशा कानून जैसे बहुत सुंदर कानून बनाए गए हैं, संविधान के निर्माता ने इसके लिए प्रावधान दिया था, तो इस प्रकार के सुंदर कानून भी हैं जो सरकार द्वारा दी गई है, लेकिन उसकी जानकारी भी नहीं है। तो दो मुझे लगता है चुनौती है, एक तो है अपने परंपरा का संरक्षण और दूसरा विकास, जो कि जमीनी स्तर से शुरू हो, और वो तभी संभव है जब उनको कानून की जानकारी हो और इस जानकारी के आधार पर उनका सशक्तिकरण हो। पेशा कानून क्या है? जैसे जो बाहर के लोग होंगे, जो ट्राइबल एरियाज में नहीं होंगे, उनको लगा कि पेशा कानून है क्या ये? जी, पेशा कानून को आप मान लीजिए कि आदिवासी क्या होता है इसका? सबसे पहले ये पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज। अच्छा। शुरुआत में क्या हुई थी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पूरे देश में लागू की गई थी, लेकिन जो 5वीं अनुसूची क्षेत्र के राज्य हैं, 10 राज्य हैं, उन राज्यों में यह कानून लागू नहीं की गई थी क्योंकि ये आदिवासी बहुसंख्यक राज्य थे। तो संविधान निर्माताओं ने एक प्रावधान डाला था संविधान में कि जहां पे आदिवासी बहुसंख्यक हैं वहां पर आदिवासी की परंपरा को सहेजने की आवश्यकता है, ताकि जो आधुनिक राज्य कानून है वो आदिवासी परंपरा को किसी प्रकार से क्षति ना पहुंचाएं। इसीलिए उन्होंने ये प्रावधान डाला कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है वो इन 10 राज्यों में थोड़ा थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ लागू होगी, थोड़ा थोड़ा बदलाव के साथ लागू होगी, वहां के कल्चर के अनुसार, वहां के समाज के अनुसार। जी, यहाँ के जो आदिवासी जो रीति रिवाज है। और इसका भी क्या मतलब कि मुख्य आधार था, क्योंकि संविधान निर्माता भी ये मानते थे कि जो आदिवासी संस्कृति है वो भारत देश की आत्मा है, तो किसी ना किसी तरीके से उस संस्कृति की संरक्षण करना, रीति रिवाज की संरक्षण करना संविधान के निर्माताओं ने भी बहुत जरूरी समझा। और इसका आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, इसका इतिहास भी है, क्योंकि पूर्व में भी जो आदिवासी हमारे जो पूर्वज थे, जो अंग्रेजों से लड़े, सिद्धो कान्हो, फूलो झानो, भगवान बिरसा मुंडा, ये अंग्रेजों से लड़े अपने परंपरा और जमीन के संरक्षण के लिए। तो ये इतिहास भी है। तो इससे भी संविधान के निर्माताओं ने सीखा कि पूर्व में भी जो आदिवासी भावनात्मक रूप से अपने परंपरा से जुड़े हैं और अपने जमीन और जल जंगल जमीन से जुड़े हैं, तो उनका संरक्षण करने की जरूरत है, आवश्यकता है। इसीलिए पेशा कानून बना, ताकि जो आदिवासी बहुसंख्यक क्षेत्र है वहां पे आदिवासी रीति रिवाज के अनुसार कुछ कुछ बदलाव के साथ
पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए, ताकि उनके परंपरा और रीति रिवाज की जो संरचना है वो सुरक्षित रह पाए और राज्य कानून भी उसे सुरक्षित और मजबूत करने में सहयोग करें। अभी मैं आपके बारे में न्यूज जब रिसर्च कर रहा था, देख रहा था, आपको तो बिल्कुल एंटी क्रिश्चियन, एंटी मिशनरी, आदिवासियों का दुश्मन, कहीं कहीं तो मैंने देखा कि दीकू वगैरह भी आपके बारे में लिखा हुआ है। जी जी। ये पंगा कैसे? आप तो पैसा कानून के बारे में बात कर रही हैं, आदिवासियों की संस्कृति बचाने के बारे में बात करिए, मिशनरियों को आपसे क्या प्रॉब्लम हो गया भाई? देखिए, यहाँ मैं दो तार से शुरुआत करूंगी इसकी। सबसे पहले तो बात मैंने जो कही, आदिवासी जो है भारत देश की आत्मा है, तो सबसे पहला तो विरोध मुझे धर्मांतरित आदिवासियों से यही मिलता है जो हम कहते हैं भारत देश की आत्मा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ये कह रहे हैं कि जो भारतीय धर्म है, भारतीय संस्कृति है, उसका आधार आदिवासी रीति रिवाज, आदिवासी प्रकृति पूजा ही है। तो इस अवधारणा से बहुत लोगों को बहुत ही कष्ट है। और दूसरा, जो पेशा कानून की बात मैंने कही, पेशा कानून की आत्मा समझिए। पेशा कानून का सबसे जो पहला धारा है 4 का में साफ साफ लिखा है कि जो भी कानून बनेगा उसमें आदिवासी के रूढ़िजन्य विधि यानी कस्टमरी लॉ, सामाजिक एवं धार्मिक प्रथा को संरक्षण दिया जाएगा। तो पेशा कानून धार्मिक प्रथा को भी संरक्षण देता है, और इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आया है कि ग्राम सभा धर्मांतरण के विरुद्ध भी निर्णय ले सकता है। और हम लोग पेशा कानून और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पर बात करते हैं, समाज को जागरूक करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को तो मैं एक खलनायक के रूप में जरूर दिखूंगी। उनका तर्क ये है कि हम लोगों ने धर्म भले ही बदल लिया है, लेकिन हैं हम आदिवासी। क्योंकि उनका ये कहना है कि जो एसटी का जो लाभ है या शेड्यूल एरिया का जो लाभ है वो आदिवासियों को दिया गया था, उस ज्योग्राफिकल एरिया में रहने वाले लोगों को दिया गया था, वो किसी धर्म को नहीं दिया गया था। जैसे आप सरना कहते हैं, तो सरना को सिर्फ नहीं मिला था, उस एरिया में रहने वाले जितने भी आदिवासी हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे आजकल तो मुस्लिम भी बहुत सारे क्लेम करने लगे हैं कि हम भी आदिवासी हैं, तो वो सबको मिला है। इस पे आपका क्या तर्क है? देखिए, इसमें मैं दो पक्ष में आपको जानकारी देना चाहूंगी। सबसे पहले तो जो आदिवासी होने के मापदंड क्या है, मतलब बल्कि हम उन्हें अनुसूचित जनजाति कहें, क्योंकि संविधान में आदिवासी शब्द नहीं है। तो अनुसूचित जनजाति होने के कुछ मापदंड है जो लोकल कमेटी भी थी, उन्होंने इस प्रकार के 5 मापदंड बनाए थे। उनमें से मुख्य तौर पे विशिष्ट संस्कृति एक मापदंड था, और मुख्य धारा से अलग रहते हैं वो सब मापदंड था। वो थोड़े शर्मीले होते हैं, पिछड़ापन, इस तरह के कुछ कुछ मापदंड रखे गए थे शुरुआत में, और इसी के अनुसार आदिवासी जो अनुसूचित जनजाति के रूप में आदिवासियों का जो है पहचान दिया गया था। और जो दूसरा पक्ष मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि जो वो कहते हैं कि आदिवासी जाति से होता है या जन्म से होता है या गोत्र से होता है, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। हमें ये जानने की आवश्यकता है कि जब भी किसी का जन्म होता है, आदिवासी समाज में भी उसके जन्म संस्कार होते हैं, मैंडेटरी है, अनिवार्य है। मतलब इस जन्म संस्कार जैसे कान भेदी, छठी, जो कि सनातनी समाज में भी होता है जन्म संस्कार, और जन्म संस्कार के बाद ही आदिवासी जो है अपने पूर्वज से जुड़ता है, अपने रीति रिवाज, अपने धर्म, अपने आस्था, अपने देवताओं से जुड़ता है इसी जन्म संस्कार के बाद। तो जन्म से वो आदिवासी नहीं होता, जन्म संस्कार से वो अपने समाज से जुड़ता है। और ईसाइयों का जन्म संस्कार क्या होता है? बपतिस्मा, जिसके आधार पर वो किससे जुड़ते हैं? वो प्रभु यीशु से जुड़ते हैं, और इजराइल में जो उनके पूर्वज हैं वो उनसे जुड़ते हैं। वो इजराइल को पवित्र स्थल मानते हैं, इजराइल को अपना धाम मानते हैं, वो सरना स्थल को तो अपना पवित्र स्थल नहीं मानते हैं। तो ये सब जो है मैं जानकारी आपके माध्यम से जो आपके दर्शक हैं उनको जरूर देना चाहती हूँ कि इस प्रकार के जो उनका दावा है कि जन्म से आदिवासी होते हैं, ये दावा बिल्कुल गलत है। बल्कि मैं और भी ये भी कहना चाहूंगी कि ईसाई धर्म में तो कोई जाति का प्रावधान ही नहीं है, कोई व्यवस्था ही नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है। क्या ईसाई में कोई गोत्र होता है? क्या ईसाई धर्म में गोत्र के आधार पे नियम कानून को मान्यता दी गई है कहीं भी? ये असंभव सी बातें हैं। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगी, जो लोकुर कमेटी के ही मापदंड थे, अगर कुछ आदिवासी इतना ईसाई से अगर जुड़ जा रहे हैं, ईसाई धर्म से, जो सबसे बड़ा धर्म है आज दुनिया में, और सबसे मैं कहूंगी सशक्त भी धर्म माना जाता है, बहुत डेवलप्ड है, बहुत विकसित है, जितने भी देश हैं जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, तो आप एक मुख्य धारा धर्म से जुड़ रहे हैं,
जहां आपको संगठित लाभ मिल रहा है, संस्थागत लाभ मिल रहा है, आप फिर कैसे दावा कर सकते हैं कि आप पिछड़े हैं और आप मुख्य धारा से अलग हैं? ऐसा ये अगर हम तकनीकी आधार पर भी देखें तो तकनीकी आधार पर भी वो जो है आपका पात्रता या मापदंड पूरा नहीं कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन नहीं पूरा कर रहे हैं। तो या तो आप जन्म संस्कार से देखिए तो भी वो मापदंड पूरा नहीं करते हैं, जन्म संस्कार उनका अलग है। अगर आप तकनीकी पक्ष देखिए तो भी वो मापदंड जो है पूरा नहीं कर रहे हैं। और अगर धर्म की सिर्फ बात करते हैं तो ईसाई धर्म में तो ऐसी गोत्र व्यवस्था कोई प्रावधान ही नहीं है। डिलिस्टिंग को लेके क्या चल रहा है ये? क्योंकि बहुत सारे जो ईसाई मिशनरियां हैं और कुछ राजनीतिक दल भी डिलिस्टिंग का विरोध कर रहे हैं। डिलिस्टिंग क्या है और फिर आपकी इस पे क्या राय है कि डिलिस्टिंग होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों? देखिए, आपने शुरुआत में एक सवाल किया था कि सबसे बड़ी चुनौती आज आदिवासी के लिए क्या है। तो अगर वो चुनौती में मैंने कहा था कि दो चुनौती है, एक तो विकास, जो कि उनको अपने अधिकार के बारे में जब भी जानकारी मिलेगी तो विकास होगा उनका, और दूसरी चुनौती थी उनका पहचान। तो डिलिस्टिंग से ही पहचान का संरक्षण होगा, ऐसा मेरा और समाज के कई जो अगुआ हैं, कई समाज, आदिवासी समाज के सदस्य हैं, उन सब ने ये स्वीकार मतलब कर आप कह रही हैं कि क्रिश्चियन कल्चर आदिवासी कल्चर पे थोपा जा रहा है? बिल्कुल थोपा जा रहा है। मैं कहूंगी एक प्रकार से इसे अन्यथा ना लिया जाए, लेकिन मैं एक प्रकार से कहूंगी कि ये कल्चरल हेजेमनी हो रहा है और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। बल्कि बांग्लादेशी घुसपैठी, ये मुद्दा पूरे देश ने स्वीकार किया है कि बहुत गंभीर है, इस पर जरूर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इसे रोकथाम होनी चाहिए। उतना ही गंभीर मुद्दा है सांस्कृतिक घुसपैठ, क्योंकि ये भी जो हमारी आदिवासी संस्कृति है, जो कि भारत देश की आत्मा है, उसमें तेजी से बदलाव ला रही है। हमारे आने वाली पीढ़ियों को शायद याद भी ना रहे कि असलियत क्या था, कि उनके जड़ कहाँ थे, ये भी संभव है। मैं उदाहरण देती हूँ, जैसे कि मान लीजिए उरांव का जो पारंपरिक व्यवस्था है, पारंपरिक बॉडी, ट्रेडिशनल बॉडी, उसको कहते हैं पढ़ा। ठीक है, पढ़ा व्यवस्था। और उस पढ़ा व्यवस्था में जहां पे क्रिश्चियन ज्यादा हो गए हैं, वो उसको कैथोलिक पढ़ा बना दे रहे हैं। उसको कैथोलिक पढ़ा बना दे रहे हैं। अब जैसे कर्मा और सरहुल मनाने शुरू कर दिए हैं, तो वो प्रकृति पर्व कहेंगे, प्रकृति पूजा नहीं कहते हैं। अच्छा, प्रकृति पूजा नहीं कहेंगे, और उनके अनुसार सरहुल पर्व कैसे मनाया जाता है? तो मांदर के साथ, गीत के साथ, नृत्य के साथ, लाल पाड़ साड़ी के साथ। ठीक है, ये सांस्कृतिक हिस्सा है, लेकिन उसका एक हिस्सा है पूजा भी। प्रकृति पूजा उसका कोर है, उसका मुख्य हिस्सा है। तो प्रकृति पूजा अगर सरना रीति रिवाज से नहीं की जा रही है तो वो सरहुल पर्व तो अधूरा है। मैं कहना चाहूंगी, ऊपरी चमक दमक है, आवरण है, हाँ, और अंदर आस्था नहीं है। जैसे मान लीजिए आप दिवाली मनाना चाहते हैं, तो आप फुलझड़ी और पटाखे फोड़ के बोलेंगे हमने दिवाली मना ली, और लक्ष्मी पूजा किया ही नहीं, लक्ष्मी पूजा किया ही नहीं, गणेश पूजा किया ही नहीं, तो क्या ऐसे दिवाली मना सकते हैं? उसी प्रकार से चलिए तुलसी पौधा का भी हम उदाहरण देते हैं। तुलसी पौधा मान लीजिए एक हिंदू परिवार था, है, और हिंदू परिवार मान लीजिए धर्मांतरित हो जाता है, ईसाई बन जाता है, या किसी अन्य धर्म में चला जाता है। तो अब वो हिंदू जब तक थे तब तक तुलसी माँ में जाकर पानी डालते थे, फिर दिन का अपना काम शुरू करते थे। अब उनका धर्मांतरण के बाद चूंकि बच्चों ने देखा कि माता उनकी पानी डालती थी, उनका आदत बना रहा बचपन से, तो धर्मांतरण होने के बाद भी वो तुलसी पौधा में जाकर पानी डाल देते हैं, फिर अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा फर्क होगा, जो उनकी माँ थी, जो कि हिंदू थी, वो उसमें पानी डालती थी उसको माँ मानकर, उसकी पूजा करने के लिए, और जो उनके बच्चे हैं वो एक आदत के अनुसार उसमें पानी डाल रहे हैं उसको जिंदा रखने के लिए, या आप ये कहिए आदत। तो आदत जो है वो रीति रिवाज नहीं बन सकता, उसको नहीं कहा जा सकता है। आदत जो है उसको आस्था नहीं कहा जा सकता है। जो धर्मांतरण हो गया तो तुलसी माँ को वो अपना माँ नहीं कहेंगे, उनकी पूजा नहीं करेंगे, हाँ, उसको जीवित रखने के लिए आदत के अनुसार पानी डालते रहेंगे। निशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, पूरे देश में इस वक्त आदिवासी समाज के बीच एक मंथन चल रहा है। मंथन ये है कि भारतीय संस्कृति का न्यूक्लियस, कोर, वो है आदिवासी परंपरा, प्रकृति पूजा। चाहे आप किसी भी रूप में लें, अगर आदिवासी की संस्कृति नहीं बचेगी तो हिंदू की भी संस्कृति नहीं बचेगी। तो सबसे जरूरी ये है कि बाहरी सांस्कृतिक आक्रमण से अपने देश की संस्कृति को बचाया जाए। हमारे देश का आदिवासी समाज इस वक्त लड़ रहा है उस बाहरी आक्रमण के खिलाफ। उम्मीद है कि देश की समस्त जनता, सरकार
ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात को पहुंचाइए कि इस देश के 11 करोड़ आदिवासी एक लड़ाई लड़ रहे हैं। उस लड़ाई में आप उनकी मदद कर रहे हैं। आप उनके खिलाफ जो नैरेटिव वॉर और डीप स्टेट का नाम लेते हैं ना, तो सारे डीप स्टेट के एजेंट इस वक्त आपको नॉर्थ ईस्ट के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा के ट्राइबल इलाकों में ज्यादा दिखेंगे। मिशनरियां सबसे ज्यादा आपको इन इलाकों में दिखेंगी। तो असली लड़ाई तो इन इलाकों में हो रही है। प्लीज आप पढ़िए, समझिए और ज्यादा से ज्यादा इन बातों को एक दूसरे से बातें कीजिए, प्रचार कीजिए, ताकि इस लड़ाई में किस तरह मदद मिल सके, नैरेटिव वॉर भारत जीत सके, भारत की संस्कृति जीत सके। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? निशा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जोहार। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।